बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आपके दिमाग में न जाने कितनी खिचड़ी पक रही है। इतने सारे इम्पोर्टेंट लगा डाले, लॉन्ग क्वेश्चन कर डाले, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन फिर भी क्यों ऐसा होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम के दौरान ये लगता है कि काश पेपर में से कुछ क्वेश्चन मुझे मिल जाते, या फिर जो क्वेश्चन आने वाले हैं कोई बता देता। भाई इसमें अगर आपकी लॉटरी लग जाए तो वेलकम टू मैम की क्लास। आप देख रहे हैं आज मेरी वीडियो जो स्पेशल है आपके लिए और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए, जो ये बताएगा आपको कि आपके जो आने वाला पेपर है उसमें कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी कि वो सारे क्वेश्चन आउट हो गए हैं, वो आपको मैं बताऊंगी। ये बोर्ड का आउट पेपर तो नहीं है, लेकिन हाँ समझिए कि ये बोर्ड का ही पेपर है, क्योंकि इसमें मैं बताने जा रही हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन, जो कि आगामी आने वाले इकोनॉमिक्स के बोर्ड एग्ज़ाम में आपके बहुत काम आने वाले हैं। 90% इसमें से ही फंसने वाले हैं क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट हम लोग पेपर बिना समय गंवाए पेपर को देख लेते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें हैं। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, मैं भी इसमें बता दूंगी कि कैसे आपको लिखना है। लेट्स गो। तो यह है वह प्रश्न पत्र इंटरमीडिएट अर्थशास्त्र। एक ही प्रश्न पत्र होता है, केवल प्रश्न पत्र। समय 3 घंटे 15 मिनट होते हैं और टोटल मार्क्स होते हैं 100, जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर में दिख रहा है। और इसमें लिखा होता है प्रारंभिक के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। हालांकि निर्धारित है, लेकिन जहाँ भी छूट हो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इसको पूरा का पूरा 15 मिनट लेके केवल अवलोकन ही न कीजिएगा, बल्कि 5 मिनट के बाद आप इसे स्टार्ट कर दीजिएगा। क्योंकि ये मैंने अपने वीडियो में बताया भी है आप लोगों को, बार बार मैं कहती हूँ कि आप ये मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, और क्या क्या क्वेश्चन करने हैं उसका भी मैंने निर्धारण कर दिया। कैसे करने हैं ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, वीडियो का लिंक भी मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिए। निर्देश में सभी पर प्रश्न अनिवार्य हैं। 1 से 10 तक बहुविकल्पी हैं, 11 से 18 अति लघु उत्तरी, 19 से 24 लघु उत्तरी हैं और 25 से 27 विस्तृत उत्तरी हैं। 300 शब्दों में लिखना है, यानी कि 3 पेज में लिखना है। ठीक है, 3 से लेकर 4 पेजों में। और सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक कहाँ हैं? उनके सम्मुख, यानी उनके सामने ही हैं। तो पहला इसमें देखिए बहुविकल्पी क्या है। इस वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का जो पहला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आप जानते हैं कि किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाई का। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। अगर यहीं पे समष्टि अर्थशास्त्र होता तो हम यहाँ पे राष्ट्रीय आय या आर्थिक समग्र, या एक ऐसा दिया होता कि राष्ट्रीय इकाई या फिर राष्ट्रीय समग्र या आर्थिक समग्र, है ना। तो ये आप बखूबी इससे वाकिफ़ हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता के 0 होने पर कुल उपयोगिता। अब भाई सीमांत उपयोगिता ये मैंने आपको बताया है। सीमांत उपयोगिता जो होती है ये इस तरह से होता है। सीमांत उपयोगिता ये है ना, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, MU और यहाँ पे TU। तो टोटल यूटिलिटी वहाँ पे अधिकतम हो जाता है जब सीमांत उपयोगिता यहाँ पे 0 होती है। तो सीमांत उपयोगिता के 0 होने पर टोटल यूटिलिटी क्या है? अधिकतम होती है। ठीक है, तो ग इसका सही आंसर होगा। ओके, उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। तीसरे पे, उत्पादन बंद कर देने पर, उत्पादन बंद कर देने पर स्थिर लागतें बढ़ जाती हैं, परिवर्तनशील लागतें कम हो जाती हैं, परिवर्तनशील लागतें 0 हो जाती हैं, स्थिर लागतें 0 हो जाती है। तो देखो, उत्पादन अगर किसी फैक्ट्री में बंद हो जाता है, ठीक है, लेकिन उत्पादन तो बंद हो गया, लेकिन वहाँ पे जो स्थिर चीज़ें हैं, स्थिर जो लागतें हैं, जैसे मशीन, फैक्ट्री, इसका तो किराया भाड़ा देना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके मेंटेनेंस में हमें खर्चा करना ही पड़ेगा। तो स्थिर लागतें क्या होती हैं? यहाँ पे बढ़ जाती हैं। ठीक है, परिवर्तनशील लागतें तो 0 हो जाती हैं, लेकिन स्थिर लागतें क्या हो जाता है? बढ़ जाती हैं। उत्पादन को अगर हम बंद कर देंगे, यानी एक फैक्ट्री, मान लीजिए एकदम सरल भाषा में समझिए, एक फैक्ट्री अगर बंद हो जाती है तो वहाँ पे जो मशीन है, ठीक है, मशीन है, वहाँ पे जो कच्चा माल पड़ा है, या फिर वो किराए पे दुकान लिया है, किराए पे फैक्ट्री है, उसका किराया बढ़ा है, तो वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तो स्थिर लागतें जो हैं वो
बढ़ ही जाती हैं, ठीक है, क्योंकि हमें उत्पादन हम कर नहीं रहे हैं तो हमारी रेवेन्यू हो नहीं रही है, यानी कि आय हो नहीं रही है और व्यय बढ़ रहा है। ओके, चौथा जो क्वेश्चन है, सीमांत आगम में परिवर्तन की दर है। ठीक है, तो सीमांत आगम यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है, मार्जिनल रेवेन्यू किस में परिवर्तन की दर है। तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है वह कुल आगम यानी कि टोटल रेवेन्यू में परिवर्तन की दर होता है, क्यों के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा जो सही होगा वो क्या होगा, कुल आगम। पांचवा क्वेश्चन है, दीर्घकाल में सामान्य मूल्य बराबर होता है। तो दीर्घकाल में सामान्य मूल्य जो होता है वो औसत लागत के बराबर होता है। छठा क्वेश्चन है, पूर्ति के बढ़ने पर कीमत में। तो पूर्ति अगर यानी कि सप्लाई जो है अगर बढ़ रही है तो कीमत हमारी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कीमत में कमी होगी। इलाहाबाद बैंक क्या है, विदेशी विनिमय बैंक, व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो भाई इलाहाबाद बैंक में हम लोग जमा, जो आम जनता है अपनी जमा रखती है और वहाँ से लोन भी ले सकती है, तो ये एक व्यापारिक बैंक है। केंद्रीय बैंक तो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, और विदेशी विनिमय बैंक जो विदेशों से हमारे भुगतान प्राप्त करते हैं, देते हैं। तो यहाँ पे इलाहाबाद बैंक एक सामान्य सा व्यापारिक बैंक है। ओके, आठवां क्वेश्चन है, साख मुद्रा का विस्तार होता है जब CRR, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये होगा CRR, कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि वह अमाउंट जो कि एक व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के पास रखता है, यानी रखना ही पड़ता है। तो साख मुद्रा का विस्तार होता है। CRR क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, स्थिर रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो भाई अगर एक अमाउंट है, जैसे ये कि अगर केंद्रीय बैंक के पास हमें मान लीजिए कि 10 रुपये रखने हैं, तो 100 में से 90 का हम साख कर सकते हैं। लेकिन अगर CRR कम हो जाए, यानी कि 5 ही रखने पड़े, हमें 10 में से 5 ही रखने पड़े, तो हमें 95 मिल जाएगा, है ना, 95 मिल जाएगा साख विस्तार के लिए। तो साख का विस्तार, मुद्रा साख का विस्तार कब होता है, जब ये CRR क्या हो जाए, घटता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो है घटता है। मुद्रा के कार्य हैं, मुद्रा के कार्य क्या है, विनिमय का माध्यम है, यानी कि लेन देन के बीच का वो होता है, हमें कुछ लेना होता है, मुद्रा दे के लेते हैं। मूल्य का मापक है, कोई चीज़ कितने की है ये हम मुद्रा में ही बताते हैं। मूल्य का संचय है, आपके पापा की तिजोरी में कितने पैसे हैं ये आप मुद्रा के ही मार्फत बताएंगे, है ना, कि इतने लाख हैं, इतने अरब हैं, इतने करोड़पति हैं वो। ठीक है, तो यानी कि यहाँ हम देख रहे हैं ये तीनों चीज़ें, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक, 10वां है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। ये एक लाइन का लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, ये कथन किसका है। तो ये कथन हमारे फेमस जो इकोनॉमिस्ट हैं वो मार्शल का है। ठीक है, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग अति लघु प्रश्न, उत्तरी प्रश्न पे। अति लघु का मतलब होता है आपके 3 नंबर के होंगे और आपको 25 से 50 शब्दों में लिखना होगा, यानी कि बोर्ड की जो कॉपी होती है उसके आधे से लेकर के 1 पेज में, 1 पेज तो नहीं, आधे पेज में ही आप लिखेंगे, या फिर जितना डिक्टो दिया हुआ है जो चीज़ें हैं वही। जैसे अब पहला इसका क्वेश्चन है, यानी 11वां क्वेश्चन पे आ जाएगा आपका अति लघु, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य अंतर क्या है। तो व्यष्टि और समष्टि में मुख्य अंतर क्या होता है ये मैं अभी आपको नहीं यहाँ पे एकदम से नहीं बता पाऊंगी, इसका वीडियो का लिंक मैं दे दूंगी, आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा, आपको एकदम कायदे से समझ में आ जाएगा। तो अगर 3 नंबर का है तो कम से कम 3 क्वेश्चन जो हैं इसके आपको कर लेने होंगे। ठीक है, अगर 3 नंबर का है तो आप इसके 3 क्वेश्चन जरूर, मतलब 3 जो पार्ट है क्वेश्चन, सॉरी मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन नहीं, मतलब कि व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य 3 अंतर आप जरूर लिखिएगा एक एक नंबर का। ठीक है, और अगर आप 6 लिख सकते हो तो अच्छी बात है, 6 भी लिख दीजिएगा एक एक लाइन में। अगला जो है अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ समझाइए। तो केवल उत्पादन का अर्थ आपको लिखना है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ होता है, यानी कि किसी कोई चीज़ प्रोडक्शन करना, कोई चीज़ का, जैसे अगर कोई रॉ मटेरियल है तो उसको हम उसको फिर से विनिर्माण करते हैं, उसका उत्पादन करना, विनिर्माण करना, ये होता है। ठीक है, उत्पादन फलन की परिभाषा दीजिए। तो उत्पादन फलन की परिभाषा भी आप बखूबी वाकिफ़ होंगे, वीडियो का लिंक भी मैं दे दूंगी। सीमांत लागत से क्या आशय है, इन सभी को आप 50 शब्दों में, 25 से 50 शब्दों में आपको लिखना है, यानी कि आधे पेज में आप इसे लिखेंगे।
अति लघु में कुल आपके 8 क्वेश्चन हैं, तो 4 क्वेश्चन हमने अभी बताया, 5वां ये है। औसत लागत और सीमांत लागत में कैसा संबंध पाया जाता है, ये भी 3 नंबर का, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16वां है भू राजस्व या मालगुजारी समझाइए, यानी भू राजस्व क्या होता है ये आपको पूरा समझाना होगा। समझाते हुए आप आधे पेज से 1 पेज तक लिख सकते हैं। 17वां है राज्य उत्पादन शुल्क पे टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी का तो 1 पेज जरूर ही लिखिएगा, ठीक है। पेज मत गिनिए, लेकिन ये मटेरियल इतना होगा इसके अंदर कि 1 पेज आपका पहुंच ही जाएगा। 18वां है राजस्व व्यय किसे कहते हैं। ये चारों क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर अपने कॉपी में लिख के इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं लघु उत्तरी प्रश्न पे। लघु उत्तरी प्रश्न आपके 6 नंबर के हैं और ये 6 ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 19 से लेकर 24 कुल 6 प्रश्न हैं आपके सामने। मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, ये आप अगर 6 नंबर का है तो 6 तत्व जरूर बताएंगे। और 20वां है एक फर्म की कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत तथा कुल लागत क्या है, यानी 2-2 नंबर का यहाँ बांटा गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि 2-2 नंबर बांटा गया है, यानी कि कुल स्थिर लागत के लिए 2 नंबर, कुल परिवर्ती लागत के लिए और कुल लागत के लिए 2 नंबर। तो तीनों को आप अलग अलग बताएंगे, उसके बाद तीनों को मिला करके एक संबंध मतलब 2-3 लाइन में लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो पूरा आपको 6 नंबर मिल जाएगा। ये जो लघु उत्तरी प्रश्न है 2 पेज में आपके 2 से लेकर 2.5 पेज में आप करेंगे। 21 क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य, अब ये 3-3 यहाँ पे देखिए बटा हुआ है, संतुलन कीमत से अधिक हो, संतुलन कीमत से कम हो। और यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है डायग्राम, ठीक है। डायग्राम जहाँ भी ड्रॉ हो जरूर कीजिएगा लघु उत्तरी प्रश्न में। 22वां क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के वर्जित कार्य कौन कौन से हैं, ठीक है। वर्जित यानी कि कौन से कार्य इनको नहीं करना है, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य की सीमाएं क्या हैं। 23वां है बजट को परिभाषित कीजिए। बजट कितने प्रकार का होता है, ये भी 2-4, यानी बजट की परिभाषा आप देंगे वो 2 नंबर का है, और बजट कितने प्रकार का होता है वो 4 नंबर का है। तो सारे प्रकार आप लिखेंगे ब्लैक से, ठीक है, अंडरलाइन करते हुए, फिर उसके अंदर उसको डिस्क्राइब कर देंगे। 24वां है भुगतान संतुलन के समाधान हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कौन कौन से कदम हैं। समाधान के लिए कौन कौन से कदम हैं, कम से कम 3 कदम आप दीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 6 नंबर का है, तो 2-2 नंबर को हिसाब से बांट के आप 3 कदम इनके लिखेंगे, या फिर बहुत छोटा अगर लिखना है तो 6 कदम, मतलब जो भी आप इसके भुगतान संतुलन के समाधान के लिए सरकार ने उठाए हैं उसको आप करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका लघु उत्तरी प्रश्न जो 6 प्रश्न है 6 नंबर का ये कंप्लीट होगा। आगे आप चलते हैं विस्तृत उत्तरी प्रश्न पे, जो कि होंगे 3 क्वेश्चन, और ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप कर लीजिएगा। पहला यहाँ दिख रहा है उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए, और दूसरा है अथवा करके उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। दोनों ही यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये इसके साथ अथवा करके ना आए, दूसरे क्वेश्चन के रूप में हो, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि दोनों को आप जरूर कर लीजिएगा। उदासीनता वक्र की सहायता से, यानी यहाँ पे दोनों में आपको डायग्राम बनाने का मौका मिल रहा है, और जहाँ भी डायग्राम बनाने का मौका मिले उसे चूकिएगा नहीं। डायग्राम अगर आप बनाते हैं यानी कि आप नंबर बहुत सारा गेन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 5-5 नंबर में इसको अलग अलग किया गया है, तो यहाँ भी आप आराम से कर सकते हैं। बजट से क्या समझते हैं 5 नंबर का, इसमें आप 2 पेज तक आराम से लिख सकते हैं और बता सकते हैं, और इसमें डायग्राम भी बना सकते हैं, और फिर उदाहरण से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका 26वां है राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय की आधारभूत संकल्पनाओं को उदाहरण से ही समझाइए, ठीक है। इसमें लिखना है, इसमें तो कोई डायग्राम नहीं, लेकिन आप फ्लो चार्ट इसमें जरूर बना सकते हैं। अथवा करके है राष्ट्रीय आय के मापन में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं। इसमें आप डायग्राम नहीं बना सकते, लेकिन फ्लो चार्ट तो बना सकते हैं। अगर आप मेरी क्लास लेते रहें तो आपको मालूम है कि फ्लो चार्ट को कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं तुरंत ही। अगर प्रकार हैं, कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं, बिंदु में करके बना सकते हैं इसको, फ्लो चार्ट में, ट्री डायग्राम में बना सकते हैं। तो ये आप ज़रूर करेंगे और इसमें बनाएंगे, ठीक है। इन दोनों में अगर देखा जाए कि दोनों अगर आ रहा हो तो कौन सा करना चाहिए, तो मैं वरीयता दूंगी इसे, राष्ट्रीय आय क्या है और आधारभूत संकल्पनाओं को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। ये ज़्यादा गेनिंग है, यानी कि ये ज़्यादा आप एग्जामिनर से नंबर निकलवाएगा, ठीक है। तो ये हो गई 26वें क्वेश्चन की बात। 27वां है रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत। रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत को समझाइए। इस संबंध में प्रोफेसर से के बाजार नियम के मुख्य बिंदु लिखिए। ये इंपॉर्टेंट
तो मैं नहीं कहूँगी इतना है, लेकिन फिर भी आप इसे पढ़ लेंगे। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति के संबंधों की व्याख्या से मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें से मैंने आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट बताया, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, और ऊपर के जो 2 थे यानी कि बजट और उदासीनता वक्र, ये आप जरूर कर लेंगे। ये जो से का बाजार नियम है ये आउट ऑफ आपके कोर्स कहलाएगा अभी। ठीक है, तो इसे आप छोड़ते हुए बाकी जितने क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, और सारे ही क्वेश्चन मतलब आप ज़रूर कर लेंगे, लघु उत्तरी हो, अति लघु हो। ठीक है, अभी जितना मैंने बताया आपको बहुविकल्पी, ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें से कितना क्वेश्चन आपका कितना सारा फंसता है, और आपको सच में ये फील होगा कि भाई वाह, ये तो मतलब पेपर आउट वाला ही मैम ने बता दिया। ओके, तो चलिए इतना पेपर आप करते रहिए, उसके बाद एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप बताइएगा नीचे कमेंट करके कि इसमें से कितने सारे क्वेश्चन फंसे हैं, या फिर इतना करके आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ। ओके, चलिए।